अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत ही रिच पैनल मौजूद है, बहुत ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है और आज हमने बात करनी है बेसिकली पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और उस हवाले से भी, और साथ-साथ ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो हैं, वो पाकिस्तान की अंदर की सूरत-ए-हाल को किस तरह देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि जिस तरह ये बल्ले वाला जो डिसीजन आया है, उसका भी एक रिएक्शन पूरी दुनिया में आना शुरू हो चुका हुआ है और काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने जिस तरीके से एक किस्म का छुरा घोंपा है पाकिस्तान की जमहूरियत के जिस्म के अंदर और जिसको लहू-लुहान करके रख दिया है, ये तो मेरा ख़्याल है कि डेकेड्स लगेंगे इसको हील होते हुए और पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन्होंने कम से कम अपना नाम जो है वो तारीख़ के स्याह औराक में दाख़िल करवा लिया। और साथ ही हम देख रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकात हुई है कुछ जर्नलिस्ट के साथ। उसमें उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत रेफ़रेंस दिया है और वो उन्होंने दिया है काज़ी साहब के लिए कि आपको याद दिलाया जाए कि ये इंसाफ़ जो है वो किस तरह होना चाहिए। तो वो उन्होंने सूरह माइदा की आयत नंबर 8 जो है, वो उन्होंने उनको रेफ़रेंस भेजी है कि जनाब आप इसको पढ़ें और आपको पता चले कि अल्लाह ताला क्या कहता है। तो अभी हम अपनी गुफ्तगू में उसका तर्जुमा वगैरह भी आपको शेयर करेंगे, दिखाएँगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अंपायर ने नो बॉल करवाई है और फिर साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि नो अलायंस विद द पीपल्स पार्टी, ये भी नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है, इस पे हम ज़रा बात करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं डैलस से जनाब डॉक्टर नसरुल्लाह साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, अमेरिका के साथ, और बड़ी देर से ये काम कर रहे हैं पीटीआई के साथ और उन्होंने फंड रेज़िंग में बड़ा काम किया है। दूसरे नंबर पे मेरे साथ मौजूद हैं असद फैज़ी साहब, ये सिएटल में हैं, अमेरिका में ही। तीनों गेस्ट हमारे सिएटल और अपना अमेरिका से हैं। और असद फैज़ी साहब जो हैं, ये पहले भी एक दफ़ा आपने मेरे शो में इनको देखा होगा और ये इन्होंने बड़ा एक्टिवली काम किया है पीटीआई के लिए और बड़े अरसे से ओवर 2 डेकेड्स ये काम कर रहे हैं पीटीआई के लिए और पाकिस्तान के लिए। और साथ ही हमारी बहन जो हैं, वो राहिला सादिक साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, ये भी डॉक्टर हैं और ये भी इस वक़्त डैलस में हैं। तो इनसे भी ज़रा पूछेंगे कि ख़वातीन जो हैं, वो कितनी एम्प्ड अप थीं जब पीटीआई की हुकूमत थी और अब उनकी क्या सूरत-ए-हाल है और कितना बड़ा धचका पहुँचा है ओवरऑल पाकिस्तानीज़ को जहाँ-जहाँ पे भी वो हैं। तो टू स्टार्ट विद डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो सूरत-ए-हाल आपने देखी है बल्ले के हवाले से, एक जो लोगों में मायूसी हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? आपकी कम्युनिटी किस तरह देख रही है? और इसमें से आपने निकलना कैसे है? ये ज़रा हमें बताएँ। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज़। ठीक है। गुड, थैंक यू। सरार साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बढ़िया। ये आपको पता है जो कोर्ट्स है ना पाकिस्तान की, मैं तो खैर इनको बहुत देर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ये आज की नहीं, साकिब निसार से, फिर उससे पहले भी। असल में ना, मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा ताकि ना फिर आपको ये समझ आए कि ये हुआ क्या है और हो क्यों होता है ऐसा ना पाकिस्तान में। जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, अ, उसकी मंशा के बगैर ना कोई बंदा चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ये बात तो बहुत तय है, क्योंकि जो लोग आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। कोई बेचारा शायद 1-2 अच्छा आ गया हो, जो अपनी लक के साथ आ गया हो, तो मुझे पता नहीं, उसका अभी तक तो नज़र नहीं आया। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है ना इस तरह ही आते हैं। और आप इनकी जब डिसीजन मेकिंग देखते हैं ना, तो कई दफ़ा ना लोग आम जो होते हैं, जो यानी कि कैजुअल ऑब्जर्वर कह लें जिनको, वो समझते हैं कि यार ये फलाना जज तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन वो सारा ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि आप 1-2 जजमेंट ऐसी दें जिससे एक बंदा खुश होगा, लेकिन उसके बाद ऐसी जजमेंट दें कि वो सारी उम्र के लिए दूसरे बंदे को ना ख़त्म कर दें। तो जजमेंट जो है गैलरी ना, की ये सोच है। सारी अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट से आती हैं। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, जो जब एस्टेब्लिशमेंट को पता चला है कि फाजिसा जो है ना वो इनके खिलाफ जा रहा था, उस ज़माने में जब फैज़ाबाद धरना केस हुआ या कुछ और भी केसेस हुए, तो उन्होंने इसके खिलाफ फ़ौरन जो है ना वो केस लाए। जो कि आपको पता है, जो फ़रोग़ नसीम था, देयर वाज़ नो क्वेश्चन कि वो हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था। तो उन्होंने जब ये केस फाइल किया, तो केस तो जेन्युइन था, उसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं थी, क्योंकि केस बिल्कुल सही था। अगर आप एफबीआर में देखें और मनी ट्रेल देखें, और बाद में मतलब देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टफ जो कि काजी फाइज रसीदें साहब को तो ले उन्होंने गई। अभी तक नहीं दी, आज तक नहीं दी। अच्छा,
ہوا یہ کہ جب یہ قاضی صاحب پھنس گئے اچھے طریقے سے، ان کو پتا چل گیا کہ بچنا نہیں ہے، تو میرے خیال اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، ان کے ساتھ ڈیل کاٹی ہے اس وقت، ورنہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ یہ اس کیس سے بچ نکلتے. کیونکہ دیکھیں نا، 2 ججز نے اپنے، مجھے ان کا نام تو نہیں یاد، میرا جسٹس منظور تھے اور شاید انہوں نے آ کے اپنا ڈیسیجن ہی چینج کر لیا. تو یہ اس وقت سے جب بنائے گئے ہیں نا چیف جسٹس، تو ایک پرپز کے لیے بنائے گئے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ٹائم آنا ہے، اور میرا خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب قائد فائزہ چیف جسٹس بنے گا اور ہم جو ہے نا وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں گے. بیسیکلی ٹھیک. یہ میرا حال ہر بندے کو پتا تھا، ہمیں تو پتا تھا کہ یہ کام جو ہے نا ہونے والا ہے، اور یہ کام جو ہے نا پھر اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی جبکہ دوسری طرف سے نواز شریف کی ڈیل جو ہے نا وہ کٹ گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو بیسیکلی دونوں پارٹیاں جو کہ پہلے ایک دوسرے کے خلاف تھیں وہ اکٹھی ہو گئی، اور ان کا جو پسندیدہ بندہ ہے وہ قاضی بن گیا. اچھا، اب جو بلے کے کیس کی طرف آتے ہیں، مجھے تو کبھی اس میں شک نہیں تھا کہ یہ بلا ہمیں قاضی فیصلہ دے دے گا، کیونکہ دا وے آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ پی ٹی آئی کے الیکشن کے اگینسٹ ہے، وہ 71 ڈیز تک اس کو محفوظ رکھا. اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا اس نے بہت پہلے، اس نے 71 دن اس کو محفوظ رکھا. اس نے ٹائم لائن دی ہوئی تھی نا، انہوں نے ٹائم لائن سوچی ہوئی تھی اپنی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دم اناؤنس کیا کہ جی یا دوبارہ الیکشن کو آ رہے ہیں ورنہ آپ کا جو ہے نا وہ سائن جائے گا. تو پی ٹی آئی نے الیکشن کروا لیا، جس اور حالات اتنے برے تھے، آپ دفتر کھول نہیں سکتے، بندے اٹھائے ہوئے تھے، وہ بیچارے پشاور گئے، اور جس طرح الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں انہوں نے کروا دیا الیکشن. تو کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا یعنی آپ انفلوئنس ایکسپیکٹ کر پاکستان رہے کی، تھے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا اور وہی ہوا. اگر نہیں کر رہے تو لوگ دے مسٹ بی لوکنگ ایٹ دی رانگ تھنگ. میرا تو 100% مجھے یقین تھا کہ قاضی نہیں بدلا دینے کا کبھی بھی. ٹھیک ہے، چلیں میں ذرا کیونکہ اسد سعید صاحب سے بھی ذرا پوچھ لوں، پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. اسد صاحب ذرا آپ مجھے بتائیں، آپ کی بھی جو ہے پاکستانیز جو ہیں ان کے ساتھ بڑی انٹریکشن ہر وقت رہتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں سیاٹل میں اور باقی جگہوں پہ بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے، وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی جو سچویشن ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کو بالکل کمپرومائز ہوتے ہوئے، اور جس طریقے سے اوپنلی اب تو ماشاءاللہ ایک اچھا کام انہوں نے ضرور کیا ہے کہ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ جو دکھا کے پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو یہ انہوں نے دکھا دیا ہے، ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کا لیول آف کمٹمنٹ کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور پھر ان کی اپنی کمپٹنس اور ان کی اپنی جو کانڈکٹ وغیرہ ہے وہ سارا سامنے آ گیا. تو یہ کھل کے آ گیا. واٹس یور ٹیک آن؟ دیکھیے، زیادہ تر لوگ سیاٹل میں بھی اور یو ایس میں جتنے بھی میرے دوست وغیرہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، وہ تو بیسیکلی یہ کہتے ہیں کھل کے کہ دس از اے کینگرو کوڈ بیسیکلی، کیونکہ جو فنڈامنٹلز تھے وہ سارے وائلیٹ، اور اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے وائلیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. 2022 اپریل سے وائلیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، جب پہلی دفعہ مدیال صاحب نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے، اس کی فائر وال کو بریک کر کے، اور وہ اس میں انٹرفیئر کیا. تو یہ اسی کا سلسلہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس میں بھی انہوں نے قاضی صاحب نے سپریم کورٹ، دیکھیں یہ جو فیڈرل کورٹس ہوتے ہیں سب کو پتا ہے، یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، دے آر کانسٹیٹیوشنل کورٹس. ان پہ پوائنٹ آف فیکٹ پہ بات نہیں ہوتی، پوائنٹ آف لا پہ بات ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈیسیشن دیا تھا، انہوں نے پوائنٹ آف فیکٹ پہ بات ہی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 205 215 209 یہ آپ اس کے تحت آپ کو اختیار ہی نہیں تھا کہ آپ دیکھ سکیں کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں، غلط ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں. تو اپلیکیشن آف لا ہی نہیں کی ہے. تو یہی اسی کے اوپر بات کرنی تھی. اور آپ دیکھیں اگر علی ظفر صاحب نے اتنی خوبصورت طریقے سے دلائل دیے، ان کے سارے دلائل ہی اس کے اوپر تھے کہ بھائی آپ کا تو اختیار ہے ہی نہیں. لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، قاضی صاحب تو پتہ نہیں کہاں نکل گئے کہ آپ وہ 15 آدمی آئے، آپ نے ان کو یہ کی نہیں دیا اور وہ نہیں. بھائی پروسیجر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کا، فیکٹ سے وہ تعلق ہی نہیں ہے آپ کا، آپ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ دیٹ واز جسٹ اے شیم. وہ بالکل ہی کینگرو کو، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم ہوتا ہی چلا آ رہا ہے اس کے اندر، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. مجھے جو پتا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوتی رہتی تھیں اس سے پہلے بھی، جب وہ اریسٹ ہوئے وہاں پہ زمان پاک میں، خان صاحب نے اب سے 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا ہم لوگوں سے کہ دیکھو
अस्यूम करो जैसा कि होगा। पीटीआई के सारे लोग, सारे जो टॉप फर्स्ट और सेकंड टियर सारी जेल में होगी, और अस्यूम करो कि बल्ला छिन जाएगा। नाउ प्लान ऑन विनिंग द इलेक्शन। हम लोगों ने 6 महीने पहले, खान इतना ब्रिलियंट है कि उसने 6 महीने पहले ही कहा था ये होने जा रहा है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना उसमें, हाँ, जी स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल। सोचते हैं। और अस्मा जहांगीर ने बिल्कुल सही कहा था, ये लोग तो डफर्स हैं, ये रहते हैं 70s में और 80s में। खान जो है वो इनसे कोई 2 डेकेड्स आगे, तो पीटीआई तो इसके लिए तैयार है, थी पहले भी, और हमें कोई ऐसा शॉक नहीं लगा कि वो बल्ला छिन गया है, क्योंकि मेंटली तो हम सब तैयार थे कि बल्ला छिन जाएगा, और हमने इंडिपेंडेंट मिला, और पीटीआई हैज अ प्लान एक्चुअली फॉर दैट। और इंशाल्लाह ये असल में मैं ये समझता हूँ कसाना साहब कि ये जो सारा बल्ला और ये जो करना ड्रामा जो था कि बल्ला पहले दिया फिर ले लिया फिर वो छिन गया, फिर ये सारा ड्रामा सिर्फ वोटर को डीमोरलाइज करने के लिए किया गया है। इसका उससे टेक्निकल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चाह रहे हैं कि जो वोटर को ये जाए मैसेज कि अब तो बल्ला छिन गया, आप क्यों आ रहे हो वोट डालने के लिए घर से बाहर। आई थिंक दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट। ठीक है, चलें, ये मैं अब जरा रहीला साहबा से भी पूछता हूँ। रहीला साहबा, एक तो ये कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जरा देखिएगा, ये कुरान पाक की सूरह माइदा की 8 नंबर आयत है, जो कि इमरान खान साहब ने अपने जर्नलिस्टों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब ये आयत जो है ये काजी फायज ईसा साहब को जरा पढ़ लेनी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी कर लेना चाहिए। और वो आयत क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ, इंसाफ के साथ गवाही देते रहो, और तुमको किसी कौम की अदावत यानी दुश्मनी या कोई जेलसी या इस तरह की जो चीज है इस पर ना उभारे कि इंसाफ ना कर सको। इंसाफ करो, ए दिलू, वो परहेजगारी से ज्यादा करीब है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अब ये जो आयत है, इसके साथ साथ बाकी भी जगहों पे अल्लाह ताला ने जो है वो अदल करने का एक जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बड़ा जोर दिया है। मुझे आप बताएं कि जब हम बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के तौर पर बाहर हम देखते हैं, वेस्ट में, अमेरिका में, आप देख रहे हैं, कनाडा या यूरोप में, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम करीब तर हैं इंसाफ के। लेकिन जब हमें खबरें मिलती हैं पाकिस्तान की, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे इंसाफ का नाम जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। आप बीइंग अ वुमन, आप किस तरह सोचती हैं इस पूरी सिचुएशन को लेके? और फिर आपका इंटरेक्शन जाहिर है कि एज अ डॉक्टर भी मुख्तलिफ लोगों के साथ रहता होगा, एज अ वुमन भी आपका रहता होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? तो डेफिनेटली ख़वातीन का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का। जो यहाँ रहती हैं वो भी कनेक्टेड हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में हैं उनसे भी हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, क्लासमेट्स भी हैं, बहुत सारे हमारे क्लास फेलोज़ जो वहाँ काम करते हैं, जो गए यहाँ से ट्रेनिंग करके कि अपने मुल्क में जाएंगे, रहेंगे और अपने बच्चों को वहाँ पालेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट तो बहुत एविडेंट लगता है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपको यहाँ फ़ील होती है कि एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसका लैक तो बहुत कॉन्ट्रास्ट में पाकिस्तान में नज़र आता है। हैविंग सेड दैट, जहाँ तक बात डीमोरलाइज होने की इसकी वजह से आती है, तो डीमोरलाइज नहीं होती हैं औरतें बिल्कुल भी। जैसे खान साहब भी कहते थे ना कि दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स एंड दिस इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स टू, कि यू कैन सी द वर्स्ट ऑफ व्हाट देयर इज़, एटलीस्ट यू आर एबल टू सी इट। आपको नज़र आ रहा है साफ कि ये है क्या था और कितना बड़ा ये ड्रामा था और कितना बड़ा ये शैम है। जो पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ या जो नाइट्स एंड शाइनिंग आर्मर जो हम समझते थे कि वो हमारे लिए हैं, हमारे मुल्क को आगे लेके चलेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेफ होगा, उनकी रियलिटी आपको साफ नज़र आ जाती है इस वक्त। तो वो रियलाइजेशन होना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बजाय इसके कि हम इस चीज़ से डिसअपॉइंट हों कि पीटीआई आगे क्या करेगी। आई थिंक दिस एनर्जाइजेस पीटीआई फर्दर। इसमें औरतों को भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आपको पता है कि एक मदरली इंस्टिंक्ट होती है कि जितना ख़तरा होता है मॉम्स उतनी अवेयर और उतनी वो कुर्बानी देने को भी तैयार होती हैं। दे थिंक आउटसाइड द बॉक्स ऑल्सो एंड दे वांट टू एंड दे आर रेडी टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। गुड, सो देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट एट लीस्ट अभी जो हम देख रहे हैं इसमें आपको कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, एक चीज मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जरा देखिएगा, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है और ये इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वेरी वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इस जो बल्ले वाली जो डिसीजन आई है उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न
over the recent decision taken at midnight. ये भी उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि midnight के ऊपर ये डिसीजन आया है to strip the most popular political party PTI of its election symbol, thereby rendering the party without direction. This action speaks volumes about the apparent state-sponsored fascism. अब ये अगर अल्फाज उनके देखें कितने सख्त हैं. State-sponsored fascism and political engineering in Pakistan, orchestrated by the establishment operating under the military junta. अब ये जो ये काफी लंबा है, इसको लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल बन रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी अब रिएक्ट करना शुरू हो गए हैं. कितना बड़ा ये इम्पैक्ट डाल सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस मामले में डाइव इन करें और अपना रिएक्शन दें, ताकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो इस वक्त उनको पता है कि बाहर से कोई प्रेशर ऐसा सच नहीं आ रहा, तो वो लगे हुए हैं जिस तरह भी लगे हुए हैं. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है जी कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का सामने आना. ये मेरा हाल इसकी कोई मॉरल शायद कोई थोड़ी बहुत वैल्यू हो, लेकिन देखिए जैसा कि आपको पता है ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो तो इमरान खान के खिलाफ है. मैं तो आप असद फैजी को पता है, हमारे जो ग्रुप से इधर बने हुए हैं डॉक्टर्स के, हमें तकरीबन 1 साल हो गया, सेनेटर्स, कांग्रेस, एवरीबॉडी नोज, स्टेट डिपार्टमेंट को भी पता है, उनके अंदर क्वेश्चन होते हैं. अभी थोड़े दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किए थे उसको, जो उनका स्पोक्स पर्सन है. जो स्पोक्समैन स्टेट मुझे तो इस बात पे एक पैसे का भी शक नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज टोटली इन लाइन विद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट. देयर इज नो क्वेश्चन. क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये, आप देखिए, आप ना ट्रम्प का केस स्टडी करें और किस तरह कोर्ट्स काम करती हैं और किस तरह कोर्ट्स जो है ना वो किसी भी मुल्क के निज़ाम में या उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा हाथ होता है. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कोर्ट्स हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट के सामने इस तरह झुकी होती हैं जिस तरह कोई गुलाम होती हैं. उनके मतलब गले से पकड़ा हुआ होता है, उन्होंने जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं. अब ये जो इन्होंने टाइम लाइन बताई है रात 11 बजे, ये डिसीजन वो सुबह 2 बजे भी दे सकता था. अगर वो सुबह 2 बजे देता तो हमारे बंदों के पास 5-6 घंटे होते, वो दे कुड हैव डन लॉट ऑफ स्टफ. तो उनको दिए आधा घंटा, और उसमें भी आरओ जो थे वो उठ के चले गए थे. बड़ी मुश्किल से लोगों को एक्सेस मिली. ट्रम्प ने मेरा हाल है कि 60+ लॉ सूट्स थे जिसमें उसने ब्लेम किया कि इलेक्शन में ना फ्रॉड हुआ, वोटिंग फ्रॉड, वोटर फ्रॉड. याद है ना आपको? अच्छा, वो 1 by 1 ऑलमोस्ट सारे हार गया. अच्छा, ट्रम्प वाज वन ऑफ द रेयर प्रेसिडेंट जिसने कि बहुत ज्यादा नॉमिनेशन की हैं सुप्रीम कोर्ट में. ही इज वन ऑफ द वेरी probably only one or maybe few जिन्होंने इतनी ज्यादा की हुई हो. I think he did 4 or 5. तो ट्रम्प की एक जो लास्ट नॉमिनेशन थी ना वो खातून थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, उसके ऊपर काफ़ी इतराज़ था लोगों को कि बहुत एक्सट्रीम राइट पे है. तो उसको एक दिन एक जर्नलिस्ट ने पूछा क्वेश्चन, जब वो नॉमिनेशन होगी उसकी, कि क्या ट्रम्प ने तुम्हारे से बात की है कि अगर इलेक्शन, हालांकि उसको इलेक्शन का कोई चांस भी नहीं था कि केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ट्रम्प न्यू इट कि अगर सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसने उसे पूछा क्वेश्चन कि अगर इलेक्शन का केस आया आपके पास तो वुड यू फेवर हिम. उसने कहा अगर ये डिस्कशन होती ना मेरे साथ नॉमिनेशन से पहले तो आई विल नॉट कम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. तो देखिए बात सही कही उसने कि मैं जितना मर्जी भी रिपब्लिकन मेरी आइडियोलॉजी हो, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना इंसाफ करने का तो मैं इंसाफ करूंगी. तो आपको पता है ये केस गया ट्रम्प का कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा हाल है ये सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में शॉर्टेस्ट हियरिंग होगी. उन्होंने कहा कि ये केस नहीं बनता, जस्ट टेक इट आउट, वी आर नॉट गोना लिसन दिस केस इज फिनिश्ड, द वोट, देयर इज नो वोटर फ्रॉड, सो यू जस्ट टेक दिस पिटीशन अवे. अच्छा, अब यही कोर्ट अगर अमेरिकन जो होती है वो जिस तरह फेवर में ट्रम्प में दे देती ना ये डिसीजन के वाकई वोटर फ्रॉड, आप देखें दुनिया सारी किधर जाती है और यूनाइटेड स्टेट्स किधर जाता. तो ये होती है जुडिशरी. इसको कंपेयर कर, अब ये पागल का बैठा हुआ है उधर, अब जो इसकी हो रही है उधर सोशल मीडिया में, और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी लेकर नहीं है, ये बंदा जिंदा कैसा रहेगा मुझे समझ नहीं आती जब ये काम छोड़ के जाएगा अपना. वो थिक स्किन्ड लोग होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इनको शर्म नहीं आती कि ये लोग जो है ना कुछ और होते हैं. वो इसने बाहर अपार्टमेंट रखे हुए हैं, यही भाग के लंदन चला जाएगा. हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना हमारी जो मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे ख्याल किसी बंदे ने पावर में आके ना ये सोचा नहीं कि कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाए
جس سے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ان کے جو ٹولز ہیں جو یہ ٹولز یوز کرتے ہیں نا یہ بندوق سے تو نہیں نا مار رہے ہمیں تو نہیں بندوق سے مارا تو یہ جو ٹولز یوز کرتے ہیں نا پولیٹیکل گورنمنٹ کو لانے کے لیے اور گرانے کے لیے وہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز سب مل کے ان ٹولز کو ختم نہیں نہ کریں گی تو اگر فرض کریں پی ٹی آئی پاورز میں آ بھی جاتی ہے لیکن ہم ان ٹولز کو ختم نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے ساتھ بہت پھر بھی کریں گے کام خراب کریں گے تو میرا حال ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ جب کبھی بھی لوگوں کو اویئرنیس بہت زیادہ ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو آل دے نیڈ از a good leader and the party in power تاکہ جو ان کے ٹولز ہیں نا وہ ان کو نکارا کیا جائے تاکہ ٹول استعمال کر میں ذرا فیض صاحب سے بھی ذرا پوچھوں فیض صاحب یہ جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں اس میں پارٹی کے اندر بھی ڈویژنس ہیں مختلف لوگ جو ہیں مختلف باتیں بھی کر رہے ہیں ابھی آپ سن رہے ہوں گے شیر افضل مروت کا بھی معاملہ چل رہا ہے رؤف حسن نے ان کو کہا جی کہ ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح کی جو انٹرنل ڈسکارڈ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے چیپٹرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے اس پوری کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو اس وقت جو ایک میں کہتا ہوں جو کیمپین چلنی چاہیے تھی اسپیشلی فرام دا یو ایس باقی تو کنٹریز اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں لیکن یو ایس میں جتنا کیمپین چلنی چاہیے تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے یا اس سے زیادہ کچھ کیا جانا چاہیے تھا؟ میں آپ کو پہلے اس کا ایک تھوڑا سا کمنٹ کر دوں جو آپ کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ کے اندر ڈسکورس ہے اور جو پبلک ہو گیا ہے ڈسکورس اگر آپ کو یاد ہو یا کہ جب ایون جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان واز دا پرائم منسٹر اینڈ ہی از اے ویری اسٹرانگ پرائم منسٹر پی ٹی آئی کا جو ماحول ہے نا میں نے واحد اب تک پی ٹی آئی دیکھی ہے کہ اس کا جو ماحول ہے وہ اتنا زیادہ ڈیموکریٹک ہے اور اوپن ہے کہ لوگ کھل کے خان صاحب سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں میری کیا اوقات میں یہاں بیٹھا ہوں سیاٹل کے اندر میری خان صاحب سے بحثیں ہوتی تھیں اور یہ ہوتا تھا وہ آپ کو اگر یاد ہو کہ اس دوران بھی فواد چودھری نے ٹی وی پہ جا کے وہ عثمان بزدار کے خلاف بات کی تھی اور وہ نکالا نہیں تھا خان صاحب نے تو یہ ایک کلچر ہے اوپن ڈسکورس کا جو کہ پی ٹی آئی کے اندر ہے اور ہمیشہ رہے گا جہاں تک اس کا تعلق ہے شیر افضل مروت کا اور وہ حسن رؤف نے جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے میرے خیال میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کئی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اور اٹ از نیچرل اور نارمل مجھے اس میں کوئی تشویش نہیں ہے میرے خیال کیونکہ وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ان کا اپنا جہاں اب ناؤ کمنگ بیک ٹو پی ٹی آئی اوورسیز دیکھیے اوورسیز جی اوورسیز میں کو پی ٹی آئی کو جو آرگنائز کیا تھا شروع میں اب سے 20 سال پہلے وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ڈاکٹر نصر اللہ نے کیا تھا ہی واز دا پائنیئر ہم نے پورا یہاں سیٹ کیا تھا جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی 5% کے اوپر تھی ہم بات کر رہے ہیں اب سے 15 سال پہلے کی اور خان صاحب کے پاس صرف ایک سیٹ تھی میاں والی سے اس وقت بھی ڈاکٹر ہم لوگ اوورسیز پاکستانی جو تھے وہ ڈاکٹر نصر اللہ کی لیڈرشپ میں ہم $1 ملین پر ایئر ریز کیا کرتے تھے پی ٹی آئی سے یہاں سے اوورسیز تو لیکن ہوا یہی ہے کہ پھر جب پی ٹی آئی 2012 میں جب پی ٹی آئی میں ایکسپلوژن آیا اور 2013 میں آپ کو پتا ہے سیٹیں اتنی جیتی وہ تو اس میں کہیں سم ویئر ان دیٹ وہ اوورسیز گاٹ نیگلیکٹڈ تو یہاں جو آرگنائزیشن تھی وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر تھا وہ تھوڑا سا ویک ہو گیا یہ دو چیزیں الگ الگ کیجیے گا اوورسیز پی ٹی آئی کا جو اپنا اسٹرکچر ہے اور اوورسیز پاکستانی they are totally different thing اوورسیز پاکستانیوں کا پیشن صرف بڑھا ہے وقت کے ساتھ کم نہیں ہوا ہے اور ابھی جس طرح یہ رحیلہ کہہ رہی تھی نا کہ جتنی اٹراسٹیز کر رہے ہیں وہ جتنے ظلم کر رہے ہیں وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں بانڈ اوورسیز پاکستان کا پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن جہاں تک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا تعلق ہے وہ تقریباً کب سے 2 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے خان صاحب ہاں وہ ڈیزالو کر دیا گیا تھا فارملی تو اس وقت کوئی فارمل اسٹرکچر تو نہیں ہے تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ ہو رہی ہیں لیکن اس وقت فارمل اسٹرکچر ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن نا اس وقت جو صورتحال ہے اب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار فلاں کر لے دوسرا کر لے میں کیوں کروں میں تو اس میں پارٹی میں اس طرح سچ نہیں ہوں تو اس کا نقصان جو ہے وہ اوور آل کاز کو ہو رہا ہوگا نا
देखें फॉर्मल स्ट्रक्चर के ना इसमें देखिए खान पाकिस्तान में तो खान साहब है ना, तो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि कोई आगे कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ पे तो खान साहब या उसकी इक्विवेलेंट कोई नहीं है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर के ना दो साइड्स होते हैं, ये दो धारी तलवार है। एक तरफ तो बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइज चीजें होती हैं, दूसरी तरफ ही होती है कि फिर आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हर एक को फिर वो चौधरी बनने का शौक हो जाता है। तो वो मेरा ये तो हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारे डीएनए में बड़ा मसला। दिस इज हमारा बिल्कुल डीएनए में। तो एक तरीके से अच्छा भी हुआ कि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो डिसॉल्व हो गया, क्योंकि अब लोग जो है वो किसी चौधरी की तरफ नहीं देखते या किसी वो ये कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ये हूँ मैं वो। अब लोग खुद ही ऑन देयर ओन इनिशिएटिव भी लेते हैं, पीपल कम टुगेदर। लेकिन उसको मैं जरा डॉक्टर रहीला को भी जरा बीच में ले लूं कि ये जो बात हो रही है, इसी में मैं चाहूंगा कि वो भी जरा अपना कमेंट कर दें कि ये जो इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट्स होंगी, जाहिर है इसमें सिनर्जी नहीं होगी, और जहाँ पे सिनर्जी नहीं होगी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी उतने कॉन्क्रीट किस्म के हमें नहीं मिलते हैं। जब हम देखते हैं इस तरह कि ठीक है इंडिविजुअल्स तो लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसको लेके जाना आगे, एक कंसर्टेड एफर्ट लेके जाना, इसमें क्या हो सकता है डॉक्टर रहीला, आप हमें जरा बताएं। और खास तौर पर इस लिहाज से मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा लिंक करें, जो हमारी वहाँ पे बहनें बेटियां जो सब जेलों में सड़ रही हैं, जिनके ऊपर ना कोई केसेस हैं ना कोई और कोई चीजें हैं, लेकिन उनको बस एक नमूना बनाया हुआ है, एक तमाशा बनाया हुआ है उनका, कि ताकि लोग जो डर के रहें। इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। जी ज़रूर। फॉर्मल स्ट्रक्चर के ना होने से जो मैंने देखा है 15-20 साल में, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास नुकसान हुआ है। फ़ायदा तब होता था कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, लेट्स से फंड रेजिंग है, जब अवेयरनेस कम थी, लोगों को पता नहीं था कि पीटीआई क्या है, इमरान खान कौन है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। अब तो मुझे लगता है पूरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज़ पीटीआई। आपको कहना नहीं पड़ता कि ये पीटीआई का फंक्शन है या ये पीटीआई ये कर रही है। या हम अभी कल परसों असद और मैं बात कर रहे थे कि किसी कैंडिडेट के लिए फ़ंड्स कैसे रेज़ किए जाएँ। तो सोचा तो मैंने यही कि पीटीआई के जो यहाँ लोकल अपने ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे बात कर लें, लेकिन आप किसी डिनर में ही किसी से मेंशन कर दें ना, लोग बैठे हों पाकिस्तानी जमा हुए हों कि भाई ऐसी चीज़ है, everybody is willing to contribute. So you really don't need to have this core group of people who would try to convince other people. Everybody's convinced already that this is the cause to follow. गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात। जी, और जहाँ तक ये ताल्लुक है ना, जो ख़वातीन को इन्होंने बिला वजह बंद किया हुआ है और उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, वो it is just making things look really bad, not for those women. They are coming out as heroes and we all look up to them. जो करने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी इज़्ज़त इसमें ख़राब हो रही है कि उन्होंने सारी कल्चरल वैल्यूज़, एथिकल, मॉरल जो डिक्लाइन इसकी वजह से दिखाई है, they have lost ground, which is very shameful, unfortunately, and that is a sad. That is very sad actually. और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े मार्शल लॉज लगे हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह औरतों की इज्जतों को नहीं उछाला था, उनकी इस्मतों पे हाथ नहीं डाले थे, उन्होंने माओं की इस्मतों पे हाथ नहीं डाले थे। उस्मान डार की वालिदा जो है, जो हुआ है, दिस इज कोशिश करेंगे या कोई आपको एक एक हायर मॉरल ग्राउंड पे खड़े होकर कुछ कहने की कोशिश करेंगे, तो who's going to believe them? Nobody. एब्सोल्युटली। चलें जी, ये इस पे हम मेरा ख्याल है कि एक कमिटमेंट आपसे मैं लेता हूँ कि हम कभी-कभी ऑफ एंड ऑन आपकी म्यूचुअल कन्वीनियंस पे हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को जारी रखें ज़रा, ताकि ये जो एक इस वक्त पाकिस्तान का वो इमरान खान सही कहते थे कि जो डिफाइनिंग मोमेंट है, ये वाक़तन डिफाइनिंग मोमेंट है और मेक और ब्रेक की सिचुएशन है, ताकि हम लोग बाहर जो रहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन जो भी हो सकता है उसको ना सिर्फ हम डिस्कस करें, डिबेट करें और देखें कि हम इसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसमें सिनर्जी ला के रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। और फिर यह है कि यूनिटी में भी बड़ी एक ताकत हुआ करती है, तो उसको भी हम जरा डिस्कस करेंगे। डॉक्टर नसरुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और असद फैज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर रहीला सादिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको ज़हमत दी जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। एक बात कह सकूं प्लीज गो अहेड। I just want to give a big shout out for Pakistan social media team. पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया टीम पे जो अट्रॉसिटीज इतनी ज्यादा हुई हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है, तो बहुत कुछ जो है अब ओवरसीज शिफ्ट हो गया है, अभी भी है वहाँ पे। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पीटीआई को जो जिंदा रखा हुआ है और इतनी जुल्म के बाद वो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया टीम का है। जिब्रान इलियास है, डॉक्टर सुलेमान अली खान वगैरह जो हैं, दे हैव गॉन आउट ऑफ द वे। ये 18-18 घंटे काम करते हैं
और ये Hats off to them. और ये पूरे बिल्कुल, और तो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ बिग शाउट आउट फॉर देम। नहीं सैल्यूट टू देम जी, सैल्यूट टू देम। मेरा ख्याल है कि सबकी तरफ से, डॉक्टर नसरुल्लाह साहब की तरफ से, डॉक्टर राहिला की तरफ से भी सैल्यूट टू देम जी, सैल्यूट टू देम बिल्कुल। एंड सैल्यूट टू एवरीबॉडी हु इज डूइंग एनीथिंग, मतलब जो भी We जितना have the कर सकता है। best, we have the best social media team. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाले और सुरखरू करे, और इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।